यहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो है बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट आर गारंटीड टू द ऑल सिटीजन। सब सिटीजन को ये हक दिए जाते हैं जो ये बुनियादी इंसानी हुकूक है। दीज राइट्स जो है दे आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द नेशन एज अ होल। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंसान के लिए ज़रूरी है और ओवरऑल नेशन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इंडिया के पार्ट 3 जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें ये मेंशन है ये फंडामेंटल राइट्स। ठीक, तो अगर हम की फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखें तो की फीचर्स में क्या है, फर्स्ट आप लिखना यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल मतलब एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स, उनकी इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस कास्ट जेंडर और रिलीजन। कोई भी रेस है उनकी, कोई भी कास्ट है उनका, जेंडर है फीमेल है मेल है, रिलीजन मजहब जो भी है उनका, सबके लिए ये एप्लीकेबल है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यूनिवर्सल लिखना पहला पॉइंट। दूसरा लिखना एनफोर्सेबल by courts, individuals can approach the courts to seek protection और enforcement of these rights। अगर कहीं पे किसी इंडिविजुअल का राइट वायोलेट हो रहा है तो वो कोर्ट तक जा सकता है प्रोटेक्शन के लिए कि मुझे ये हक है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मेरा ये जो हक है वो छीना जा रहा है, तो वो कोर्ट तक जा सकता है। फर्स्ट आप लिखना यूनिवर्सल, सेकंड लिखना एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। थर्ड इज नॉट एब्सोल्यूट। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। नॉट एब्सोल्यूट इसका क्या मतलब है वो मैं बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि मतलब फंडामेंटल राइट्स तो सारे जा सकते हैं कोर्ट तक अगर उनके जो है हकूक छीने गए, लेकिन कभी कभी ये रेस्ट्रिक्टेड माने जाते हैं। मतलब कुछ जगहों पे रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब कोई बोल रहा है कि मुझे कहीं भी जाने का हक है, कुछ भी करने का हक है, तो वो रास्ते पे शराब पिएगा, रास्ते पे ऐसे ही बैठेगा, या कोई बोलेगा कि मेरा हक है ये सब करना, बोलना, मुझे स्पीक मतलब राइट टू स्पीच है वो मुझे हक है, वो कहीं पे भी कुछ भी बोलेगा, गालियाँ मतलब स्टार्ट करेगा, किसी को अब्यूजिव लैंग्वेज स्टार्ट करेगा यूज़ करना, तो वहाँ पे वो उसका हक नहीं है। तो फंडामेंटल राइट सबके लिए है, मतलब है ये राइट टू स्पीच वगैरह, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब हर जगह ये लागू नहीं हो सकते। ठीक है, ये कुछ सम फंडामेंटल राइट्स कम विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कुछ फंडामेंटल राइट्स को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी जाती है। मतलब मैंने बोला राइट टू स्पीच है तो कोई कुछ भी बोलेगा, बोलेगा मेरा हक है, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो मैंने यहाँ पे बोला नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, कुछ जो राइट्स है वो उनके साथ रिस्ट्रिक्शंस भी आती है। पार्ट थर्ड में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, मतलब अगर कोई बोल रहा है मुझे यहाँ पे इंजस्टिस हो रही है तो उसको कोर्ट में जाएगा, उसको हक मिलेगा। मैग्ना कार्टा ये पहला जो है 1215 में आया था, वाज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ ये फंडामेंटल राइट्स देखा होगा तो वहाँ पे मैंने सारा बताया हुआ है। फर्स्ट जो है डॉक्यूमेंट आया था मैग्ना कार्टा 1215 में, इसने पहले फंडामेंटल राइट्स जो है मेंशन किए गए थे उसमें। फंडामेंटल राइट्स जो है इंडिया में जो आया है ये किससे इंस्पायर्ड है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देख के ही फिर इंडिया का जो है फंडामेंटल राइट्स देखा मतलब बनाया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर हम करें, ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ये मैंने उर्दू में भी लिखा है, जस्ट मेरे नोट्स है तो आप देखना अगर आपको ये फिजिबल लगा। तो पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो इससे निकाला गया, क्योंकि कभी कभी लोग बोलते थे कि मतलब किसी कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई ज़मीन चाहिए होती थी तो उनकी ज़मीन की भी ज़रूरत पड़ती थी, मतलब रोड हो गया या ऐसे कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग होगी, वो नहीं मानते थे, वो बोलते थे हमारा हक है हम नहीं देंगे। तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने मतलब ये हटाया, बोला अगर कभी ज़रूरत हुई हमें उनकी ज़मीन की तो हम ले सकते हैं, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके। तो अभी कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पे जो ये फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था ये अभी आर्टिकल 300 में जो है वो ऐड किया गया है और रिमूव किया गया था। कब ये जो ये राइट टू फंडामेंट मतलब राइट टू प्रॉपर्टी है ये कब रिमूव किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो चेंजेस की लाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम में रिमूव किया गया था 1978 में। अभी ये आर्टिकल 300 में है। तो यहाँ पे जो राइट्स हैं हमारे, फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, ये 14, 15, 16, 17, 18 आर्टिकल में इनके बारे में लिखा गया है। राइट टू फ्रीडम मतलब सबको आज़ादी है, वो उनका हक है, ये 19, 20, 21, 22 में मेंशन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी अगर किसी की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो उसका उससे मतलब खुद को सेफ रखने के लिए उनके पास हक है, ये आर्टिकल 23, 24 में मेंशन है। राइट टू रिलीजन फ्रीडम, कोई भी मतलब कोई भी मजहब जो है अपना सकता है कोई भी इंडिविजुअल, उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 25, 26, 27, 28 में है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी है लोगों को, ये इनमें है। और प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट किया गया है, जिसमें मैंने बोला पहले 7 थे अभी 6 है, इसको डिलीट किया गया था। आर्टिकल 300 जो है वहाँ पे इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। तो ये आप देखना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है कुछ आर्टिकल 32 में, तो ये हम मतलब अच्छे से देखेंगे, मैंने जस्ट नटशल में बताया। 14 से हम डायरेक्टली देखेंगे। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि इक्वालिटी लॉ कानून के सामने सारे सेम है, कोई भी इनइक्वालिटी उसके सामने नहीं होगी। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन पे मतलब रोक लगाई गई, कोई भी कास्ट रिलीजन के बेसिस पे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16, ठीक है,
आर्टिकल 16 में क्या लिखा गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको अपॉर्चुनिटी सेम मिलेगी। कोई भी बैकग्राउंड हो, सबको, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, रिजर्वेशन हो, वो सबको, रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4) है, रिजर्वेशन भी दी गई थी, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबको सेम मिलेगी, इक्वल मतलब मिलेगी। ये नहीं कि बैकग्राउंड के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे भी इक्वालिटी की बात की जा रही है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी जो पहले नीची जात के लोगों को टच नहीं कराया जाता था, अगर उनसे टच हो तो फिर मतलब गंदा माना जाता था, उसको भी अबॉलिश किया गया, मतलब उसको बिल्कुल ख़त्म करने की बात की गई इस आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 में बात की एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब जो सर वगैरह है वो किसी को भी नहीं देना है, एक्सेप्ट नो टाइटल्स नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कॉन्फर्ड बाय द स्टेट, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री से किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं मिलना चाहिए, सर वगैरह जो देते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक और मिलिट्री बेसिस के जो होंगे उनको सर बोल सकते हैं, बाकी किसी को नहीं, ठीक है। अब है राइट टू फ्रीडम, जो 19 to 22 तक आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम राइट्स दिए गए, मतलब आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको बोलने का हक है, अपने जो भी उनके आइडियाज़ है वो बोलने का हक है उनका, एक्सेप्ट जो यहाँ पे मैंने उर्दू में लिखा है, अब्यूज लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है उनको। सबको पीसफुली असेंबल, अगर किसी को कुछ बोलना है वो असेंबल, वो इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन पीसफुली, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है वहाँ पे, ये उनका हक है। एसोसिएशन या यूनियंस बनाने का भी हक है उनको कॉपरेट सोसाइटी में, ठीक है। मूव फ्रीली, एक जगह से दूसरी जगह, इंडिया की विद इन इंडिया इंडियन बॉर्डर, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने का हक है बिल्कुल, ठीक है। सेटल या रिजाइड कर सकता है वो कहीं पे भी। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी जॉब कुछ भी हो वो कर सकता है, ठीक है। टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, हक है सबको कोई भी प्रोफेशन वो चूज करे। नाउ विल टॉक अबाउट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर किसी ने कोई मतलब कुछ क्राइम किया है तो उस हिसाब से इन्होंने कुछ जो है पॉइंट्स बताए हुए हैं वो हम देखेंगे। अंडर एक्स पोस्ट फैक्टो, इसका मतलब क्या है, लेजिस्लेशन, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट और वियोलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्जड एज एन ऑफेंस, नॉट द सब्जेक्ट टू ए पेनल्टी ग्रेटर दैन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे भी मैंने अपनी लैंग्वेज मतलब उर्दू में लिखा हुआ है जिस लैंग्वेज में, मीन्स कि अगर एक पर्सन है, ठीक है, उसने कोई जो है क्राइम या गुनाह किया, तब पिछले साल, तो तब इस गलती की सज़ा थी 1 मंथ। अब जो ये मतलब मानो साल 2015 में है, ठीक है, अभी दूसरा पर्सन है बी, उसने सेम जो है क्राइम किया इन 2020, अब ये पकड़ा गया, इसको जो है इसको सज़ा मिलेगी वही 1 मंथ, लेकिन जो 2020 में है अब बोला सेम गलती के लिए 1 ईयर जो है वो इम्प्रिजनमेंट होगी, वो पनिशमेंट होगी, तो इसको वही 1 मंथ की सज़ा मिलेगी और इसको 1 ईयर की सज़ा मिलेगी। ये है अंडर एक्स पोस्ट फैक्टो वाली कंडीशन, ठीक है। नाउ इज डबल जोपार्डी, इसका मतलब क्या है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। फॉर एग्जाम्पल, सुबह किसी का चालान कट गया, अब शाम को उसको दोबारा चालान नहीं कटेगा, ठीक है, सेम नहीं, ठीक है। प्रोहिबिशन अंडर सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कोई भी अगर किसी ने गुनाह किया वो अपनी गवाही खुद नहीं देगा, ठीक है, मतलब कोर्ट वगैरह में वो खुद गवाही नहीं दे सकता। अंडर आर्टिकल 21, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज और हर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, किसी को मतलब हर किसी को लिबर्टी देने का हक है, ठीक है। अ, ये जो है आज़ादी देने का हक, लिबर्टी, ये सस्पेंड नहीं होगा ड्यूरिंग इमरजेंसी। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A में मेंशन किया गया है, सबको पढ़ाई का हक है, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स के जो है उनको पढ़ने का हक है, ठीक है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करनी है। ये कब इंसर्ट किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी 2002 में। नाउ सेकेंड इज आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, मतलब अगर किसी को कोई अरेस्ट हुआ है तो उसको प्रोटेक्शन देने का हक है, मतलब जब तक वो क्रिमिनल जो है वो उसको करार नहीं दिया जाएगा। पहले ही राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, अगर किसी को अरेस्ट किया गया है, किया जा रहा है तो उसको पहले ये जो है इन्फॉर्म करना है कि आपको हम मतलब अरेस्ट करेंगे। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे, हम मूवीज़ में भी देखते हैं 24 घंटे पहले इसको ये करना है, तो वो सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसलिए वो फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स। मतलब कभी कभी जो किसी को अरेस्ट किया गया होता है तो वो बेगुनाह भी साबित होता है, तो ऐसा नहीं है उसको बिल्कुल क्रुएलिटी के साथ मतलब ट्रीट करना है, ऐसा नहीं करना है, उसके लिए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें लिखी गई है
ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में जो है जज के सामने जो है वो उसको प्रेजेंट करना है। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, उसको लीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प लेनी है और खुद को बेगुनाह साबित करने का उसको मौका भी दिया जाना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 22 में जो है मेंशन किया गया है। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, कुछ केसेस में प्रोटेक्शन वगैरह की बात की गई है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24 तक है ये। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, इस पे रोक लगा दी गई है कि अगर कोई ऐसा करेगा उसको सज़ा मिलेगी। किस चीज़ पे? अगर वो इलीगल ह्यूमन बींग्स का ट्रेड करेगा, मतलब कि किसी को किडनैप करके उसने एक स्टेट से दूसरी स्टेट भेजा, उसको एक नेशन से दूसरी नेशन भेजा उसको बिना उसकी मर्जी के, तो उसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। या फोर्स लेबर, किसी बच्चे को किडनैप करके उसको चाइल्ड लेबर कराया, उससे मजदूरी करवाई, भीख मंगवाई, तो ये सारे पे रोक लगा देने की बात की गई आर्टिकल 23 में। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से काम बिल्कुल नहीं कराना है फैक्ट्रीज में, ये आर्टिकल 24 में बताया गया है। ठीक है, इट इज़ प्रोहिबिटेड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन हजार्डस जॉब, मतलब हजार्डस जॉब्स मतलब जहाँ पे हजार्डस चीज़ें बन रही है, केमिकल्स का काम हो रहा है, वहाँ पे बच्चों को बिलो 14 ईयर्स तक काम करने का मना किया गया है। ठीक है, जो 14 ईयर्स तक है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 25 to 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कोई भी किसी की जो भी मर्जी है, कोई भी मजहब अपनाने का उसको हक है, गवर्नमेंट उसमें कोई भी मतलब दखल अंदाजी नहीं करेगी। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, कोई भी अपने गॉड को मान सकता है, अपने अल्लाह को, भगवान को मान सकता है। ठीक है, 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब कि रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, मतलब मस्जिद हो गए, मंदिर हो गए, कोई भी उसका जो अफेयर है जो कर रहा है, मतलब वो खाना वगैरह देते हैं गरीबों को या फंड्स आते हैं उधर, तो उसमें गवर्नमेंट कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगी, वो उनको फ्रीडम है जो भी करे वो अपने मजहब के लिए। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब कि मंदिर मस्जिद के पैसे जो टैक्स नहीं लगता, मतलब कि सॉरी, मंदिर और मस्जिद में जो भी पैसे हैं उस पर जो भी फंड्स आते हैं, पैसे देते हैं लोग, दान करते हैं या नियाज वगैरह डालते हैं मुस्लिम, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगती है। ठीक है, आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब कि स्कूल में कोई भी बुक अगर बच्चा पढ़ना चाहे, रिलीजियस बुक, हिंदू अपनी बुक्स पढ़ेगा, मुस्लिम अपनी, तो उनको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पढ़ सकते हैं, आर्टिकल 28 में लिखा गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 to 30, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो है, जो जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होगी उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है। ठीक है, वो अपने उनके लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो माइनॉरिटी के ग्रुप्स है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 31 में क्या आता है, जिसमें बोला गया था कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी है, ये जो मैंने बोला वो रिमूव किया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 में क्या बोला गया है, प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 2 to 6 टू इशू रिट्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स। आर्टिकल 32 में बोला गया है कि ये प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क फॉर, मतलब कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनको एनफोर्स करना है, अगर किसी का वायोलेट हो रहा है फंडामेंटल राइट, तो कोर्ट्स को ये इजाज़त दी गई है कि वो इनको एनफोर्स करें। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, उसका छीना जा रहा है उसका हक, तो वो कोर्ट के पास जा सकता है कि मुझे ये जो है किया जा रहा है मेरे साथ ये सब, तो कोर्ट जो है वो सब ठीक करेगा और उस राइट को एनफोर्स करेगा फील्ड में। ठीक है, तो ये हक सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को दिया गया था आर्टिकल 2 to 6 में। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है हाई कोर्ट में उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो सुप्रीम कोर्ट पे जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसका उसका सुनेगा और उसके हिसाब से वो जजमेंट देगा, और ये हक सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में दिया गया है, ये आप देख लेना। यहाँ पे अगर हम रिट्स की बात करें, तो रिट्स क्या होती है, असल में ये फॉर्मल रिटन ऑर्डर्स होते हैं, एक किस्म के ऑर्डर्स होते हैं जो हायर जुडिशियल अथॉरिटी देती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, ताकि हम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें, किनके, सिटीजन्स को। ठीक है, तो ये हक मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को किसने दिया है, आर्टिकल 22 to 6 और आर्टिकल 3 2। तो यहाँ पे हम पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज हिबियस कॉर्पस, इसका मतलब है टू हैव बॉडी, यहाँ पे मैंने कॉमन लैंग्वेज में, मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखा है, जब किसी को इलीगल अरेस्ट करते हैं तो वो हिबियस कॉर्पस रिट डालता है ताकि पर्सन को जस्टिस मिले। मतलब जब किसी को, अगर फॉर एग्जाम्पल जो है हाई कोर्ट है, उसने किसी बंदे के साथ अच्छा नहीं किया, उसके साथ उसका इलीगल अरेस्ट हुआ और वहाँ पे उसको हाई कोर्ट में उसको मतलब इंसाफ नहीं मिला, तो वो कहाँ पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पे, तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ताकि उसको जस्टिस मिले, हिबियस कॉर्पस। सेकेंड इज मैंडमस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को कोर्ट ऑर्डर भेजता है एज मैंडमस रिट। जो यूनिवर्सिटीज़, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को रिट आती है उसको बोलते हैं मैंडमस, जो गवर्नमेंट उनको भेजता है। ठीक है, मतलब उनको कोई कमांड भेजता है कोर्ट,
किनको, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, तो वो कौन सी रिट आती है, मैंडेमस रिट, जो उनको फॉर्मल ऑर्डर भेजता है कोर्ट, उसको बोलते हैं मैंडेमस, ठीक है। प्रोहिबिशन रिट जो है, टू फॉरबिड मीन्स टू नॉट अलो, किसी को, कोर्ट को किसी चीज़ को, मतलब कोई भी पर्सन को ये चीज़ अलो नहीं करनी है कि आप ये नहीं कर सकते, आप अभी अंडर, मतलब आपको जो बेल बेल देते हैं किसी इंडिविजुअल को जेल से, तो उसको बोलता है कोर्ट आपको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है, तो वहाँ पे कोर्ट उसको क्या कर रहा है, फॉरबिड कर रहा है, मतलब प्रोहिबिशन कर रहा है, तो यहाँ पे उसको प्रोहिबिशन वाली रिट जो है कोर्ट भेजेगा, ठीक है। सेकंड इज सर्शियरी, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कमांड टू लोअर कोर्ट टू सबमिट देयर रिकॉर्ड्स टू रिव्यू ऑफ जजमेंट, मतलब जो हमें पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे भी कुछ कॉमन कोर्ट्स होते हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उन कॉमन, मतलब छोटे लोअर कोर्ट्स को कोई भी कमांड भेजेगा, तो वो उनको कौन सा रिट भेजता है, सर्शियरी। हमें पता है रिट, हमने पहले ही पढ़ा, रिट क्या है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑर्डर है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भेजता है, किसको भेजता है वो हमने देखा, जब यूनिवर्सिटीज या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को भेजेगा तो उसको मैंडेमस बोलते हैं, जब किसी को, किसी पर्सन को, किसी इंसान को मना करेगा कुछ करने से तो उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन रिट या सर्शियरी। अगर सर्शियरी मतलब कि किसी लोअर कोर्ट को कमांड भेजता है आपको ये करना है, ये करना है, तो उस टाइम वो कौन सी भेजेगा, ये वाली भेजेगा। ये जस्ट कॉमन आइडिया था। कोवेरेंटो, इसका मतलब क्या है, बाय वट अथॉरिटी ऑफ वारंट, कि हम बोल सकते हैं आपने किस हैसियत से ये काम कराया इन एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, ये सब हम जान सकते हैं, मतलब कि अगर हमें किसी को पूछा आप ये क्यों कर रहे हो, तो हम कोर्ट से ये वाला रिट ला सकते हैं, ठीक है। नाउ आर्टिकल 33, ये क्या बोल रहा है, आर्टिकल 33 ये रिस्ट्रिक्शन दे रहा है फंडामेंटल राइट्स को, मतलब कि ये फंडामेंटल राइट्स हमने बोला हर जगह है, हर किसी इंसान को कुछ भी बोलने का हक है, कुछ भी करने का, असेंबल होने का हक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने का हक है इंडिया की टेरिटरी में, लेकिन कुछ जगह पे लागू नहीं है, जैसे मिलिट्री अफेयर्स में हो गया, इंटेलिजेंस एजेंसी हो गया, मीडिया, अंडर सर्टन केसेस मीडिया को भी एलो किया गया है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। हम बोलेंगे हमें कहीं भी जाने का हक है तो हम खुद ही जाके मिलिट्री के कैंप में जाएंगे, या मिलिट्री वगैरह जहाँ पे भी होगी, ऐसा नहीं है। या इंटेलिजेंस एजेंसी किसी को इंटरव्यू कर रही है या उनके घर जा रही है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे आप हमारे घर नहीं आ सकते, आपको एलो नहीं है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे वो आ सकते हैं, वहाँ पे लागू नहीं है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ की बात की गई है, मतलब कि अगर जैसे मिलिट्री जो है वहाँ पे उनको एलो है, उनको हम नहीं रोक सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मार्शल लॉ के टाइम फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, लागू नहीं होंगे, ठीक है। मिलिट्री अगर हमारे घर आना चाहती है, उनको आना है, उनको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सर्च ऑपरेशन और समथिंग लाइक दैट। आर्टिकल 14 टू 32 जो है एक्चुअली में ये, अगर हम देखें, फंडामेंटल राइट्स है, 14 टू 32 एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स है, 33 टू 35 एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये कुछ एक्सेप्शंस बताई गई है इन फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। अगर आपने देखा होगा आर्टिकल 14 टू 32 हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू असेंबल, ये सारा, लेकिन राइट 33 से 35 तक हमने बस एक्सेप्शंस बताई, यहाँ पे कि यहाँ पे लागू नहीं है। इधर मार्शल लॉ की बात की हमने, 35 में हम क्या बात करेंगे कि पार्लियामेंट को हक है किसी भी फंडामेंटल राइट में चेंज लाने का, मतलब कि पहले पहले राइट टू प्रॉपर्टी था इसमें ऐड फंडामेंटल राइट्स में, मतलब कि हमारी प्रॉपर्टी हमारी है, इस पर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, गवर्नमेंट जब कहीं पे कंस्ट्रक्शन करने की बात कर रहा था, रोड कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्ट करनी थी, तो लोग बोलते थे हमारा ही फंडामेंटल राइट है, आप हमारी जमीन नहीं छीन सकते, लेकिन उसमें गवर्नमेंट मजबूर हो जाती थी, तो उन्होंने उसमें चेंज लाई, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 35 में बात की गई है कि पार्लियामेंट को हक है चेंज करने का इन फंडामेंटल राइट्स में, वो कभी भी चेंज ला सकता है। तो असल में ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये 33, 34, 35, तो 32 तक जो है फंडामेंटल राइट्स जो है उनकी बात की गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।